नमस्कार। किसी भी राष्ट्र के लिए उसका ध्वज, राष्ट्रध्वज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ऐसा ही भारतवर्ष के लिए है। जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की तो हमने उद्घोष किया और हमने गीत गाए, राष्ट्रीय गीत गाए, झंडा गीत गाए और हमने कहा केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई, कहता है ये चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा। ये किसी भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए, राष्ट्रध्वज के महत्व पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच काशी के बहुत ही चर्चित नाम व्योमेश शुक्ल हमारे बीच हैं, जो नागरिक प्रचारिणी सभा के माननीय प्रधानमंत्री हैं। आप कवि हैं, आप कथाकार हैं, आप रंगकर्म से जाने जाते हैं, आप अच्छे आलोचक भी हैं और आप कई पुरस्कार प्राप्त भी कर चुके हैं। आपको भारत सरकार के द्वारा भी और जो साहित्य नाटक अकादमी है उसके द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। आलोचना के लिए आपको रज़ा अहमद पुरस्कार भी प्राप्त है। इसके बाद आपको कविता के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार प्राप्त है। संप्रति आप बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं और पूरे भारत में ही नहीं, आपने यूरोप में भी जाके बहुत सारे नाटकों का मंचन किया है। तो व्योमेश जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिवादन। हम आज बातचीत की शुरुआत करेंगे, किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रध्वज का क्या महत्व है, आप क्या मानते हैं? राष्ट्र का आत्म व्यक्ति के आत्म की तरह ही एक जीवंत, जागृत और स्पंदित वस्तु है। तो राष्ट्र का आत्म जिन जिन चीज़ों से बनता है, उसके भूगोल से, उस भूगोल में सांस लेने वाली जीवित इकाइयों से, मनुष्य, पशु पक्षी, प्राणी मात्र से, वैसे ही राष्ट्र की आत्मवत्ता को दर्शाने वाली एक वस्तु है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। हमारा अभिमान, हमारे होने का प्रमाण, हमारी भविष्य दृष्टि, अतीत के प्रति हमारे दृष्टिकोण का फलक, सब कुछ जो है राष्ट्रीय ध्वज में मानो समाया हुआ है। तो राष्ट्र की अनिवार्यता का एक पहलू भी है राष्ट्रीय ध्वज। क्या बात है, आपने कहा कि राष्ट्र की अनिवार्यता का एक पहलू है, एक इकाई है, महत्वपूर्ण घटक है राष्ट्रध्वज। सचमुच किसी भी व्यक्ति के लिए एक गौरव का क्षण होता है जब उसे राष्ट्रध्वज का सम्मान मिलता है, और ख़ासतौर से जब वो इस दुनिया से विदा होता है और राष्ट्रध्वज में लिपट कर उसके शव को लाया जाता है। तो राष्ट्र का जो ध्वज है हर व्यक्ति के लिए, हर भारतीय के लिए और हर उस राष्ट्र के लोग के लिए महत्वपूर्ण है जिस राष्ट्र का वह ध्वज होता है। इसलिए जब हम कभी किसी भी राष्ट्र का कार्यक्रम देखते हों, वहाँ का जब महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है तो राष्ट्रीय ध्वज उसके लिए शान है, आन है, बान है। बहुत बहुत सचमुच आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। भारतीय संदर्भ में यदि हम बात करें, जिस तिरंगा को आज हम राष्ट्रीय सम्मान के रूप में, राष्ट्रध्वज के रूप में हम लहरा रहे हैं, उसके अगर इतिहास की हम बात करें, थोड़ी सी बात करनी भी चाहिए, तो कहाँ से इसको आप देखते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं आप? राष्ट्र की मुक्ति की आकांक्षा के प्रश्न से राष्ट्रीय ध्वज की अस्थि का सवाल जुड़ा हुआ है। जब पहली बार औपनिवेशिक दासता के विरुद्ध भारतीय मन ने संगठित होकर आवाज़ उठाई, यानी 1857 के गदर से आप शुरू कीजिए और जुलाई की उस शुभ तारीख तक आ जाइए जो 1947 में संभवतः 22 जुलाई 1947 को हमने जो वर्तमान झंडा है उसको आत्मसात किया था। हमारी संविधान निर्मात्री सभा ने जी जी जो तिरंगा है, ट्राई कलर जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, उसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज की तरह स्वीकार किया। तो इन 90 वर्षों की लंबी यात्रा में, जिसका विवरण मैं चाहूँगा कि मेरे ज्ञान लाभ के लिए और दर्शकों के लिए आप दें। नहीं, निश्चित रूप से ये जब पहली बार झंडा की बात होती है तो आज का जो दिन है 7 अगस्त, वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और 7 अगस्त 1906 में पहली बार जो झंडा लहराया गया
वो और वहाँ से हमारी यात्रा शुरू मानी जाती है। वैसे अब जैसे कि आपने कहा कि 1857 में जो गदर हुआ और हम कहते हैं कि भारत का वो पहला स्वतंत्रता संघर्ष था, तो तब से हमारी वो यात्रा आरंभ हुई और उस समय भी, लेकिन वो कुछ ऐसा कोई फलक पे आता नहीं है। लेकिन जो पहली बार जो चर्चा होती है वो है 7 अगस्त 1906 में वो झंडा हमारे देश का बना और वो 4 चरणों में अलग अलग कालखंड में, बल्कि उससे पहले कहा जाता है कि विवेकानंद की शिष्या थी सिस्टर निवेदिता, और सिस्टर निवेदिता यद्यपि विदेशी महिला थी, लेकिन भारत की मिट्टी से, भारत देश से उनको इतना प्यार था कि उन्होंने भारत के लिए एक झंडा निर्मित किया था और उसके बीच में लिखा था वंदे मातरम। तो ये अद्भुत बात है। उसके बाद आगे भीखाजी कामा ने भी एक झंडे की रचना की। फिर बाद में आगे चलते हैं तो आते आते ये यात्रा 22 जुलाई 1947 को पूर्ण होती है, जहाँ की हमारा ये झंडा बनता है। उसके पहले गांधी जी का भी प्रयास है, हम चाहेंगे कि अगर उस पर आप कुछ प्रकाश डाल पाएं। महात्मा गांधी ने जिस रूप में भारत के झंडे की कल्पना की थी, या समूचे राष्ट्रीय आंदोलन में हमको याद हो कि बीच में सफ़ेद वाली पट्टिका जो है हमारे ध्वज की, उसमें 24 तीलियों वाले चक्र के स्थान पे चरखा होता था, क्योंकि चरखा न सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रतीक है, बल्कि सत्य और अहिंसा जैसे 2 महान मानवीय मूल्यों को, जिनको एक औजार की तरह बरता गया भारत के राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में, उसका भी रूपायन करता है। तो चरखा उस युग में हमारी ऐतिहासिक आवश्यकता बनकर सामने आया और ध्वज पर अंकित हुआ। ऊपर लाल रंग, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा। वही क्रमशः परिष्कृत और उन्नत होते हुए ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा। अब हमारे पूरे देश में इस समय मानसून का मौसम चल रहा है, सावन का महीना है। एक उपमा मेरे मन में सूझती है, आसमान का रंग केसरिया है और धरती का रंग हरा है। तो केसरिये और हरे की जुगलबंदी जो है वो प्राकृतिक नैसर्गिक तथ्य भी है। तमाम राजनीतिक सांस्कृतिक सच्चाइयों को वहन करने के साथ साथ हमारा झंडा हमारे मानसून, हमारी ऋतुओं को भी रिफ्लेक्ट करता है, हमारे पंच तत्वों को भी। तो एक केसरिया आसमान से जो वर्षा होती है, उससे समृद्धि और वैभव की हरितिमा जो है मानो ज़मीन में से फूटती है, और तब सुख शांति का साम्राज्य। शांति का रंग है सफ़ेद, उत्सर्ग का, त्याग का, साहस का रंग है केसरिया, और वैभव, समृद्धि, हरितिमा का, धन धान्य का प्रतीक है हरा। तो इस तरह से ये विकास यात्रा समझी जा सकती है। बीच में जो चक्र है, उस चक्र में थोड़ी सी आभा काशी की है, क्योंकि वो अशोक स्तंभ से लिया गया है। वो अशोक स्तंभ काशी की निधि है। वैसे तो वो पूरी दुनिया की चीज़ है। तो 24 घंटे सक्रिय, जीवित और कर्मरत रहने का संदेश देने वाला। जी बहुत सुंदर है। अभी जैसा कि वेमेश जी कह रहे थे कि इस जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी बहुत योगदान है। हम सभी जानते हैं कि 1905 में हमने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी, और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जब 7 अगस्त 2000 उस समय 1905 में हुई, तो गांधी जी ने कहा था कि भारत को यदि समृद्ध करना है, भारत को यदि विकसित करना है, जिसकी बात हम कर रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से भारत का हर व्यक्ति समृद्ध हो, हर हाथ को काम मिले। और ये गांधी जी ने चरखा के रूप में देखा था, और इसलिए चरखा को उसमें मध्य में रखा गया था। बाद में उसको हमने अशोक चक्र जो हमारी 24 तीलियाँ हैं, जैसा कि आपने कहा कि हम उसको प्रतिदिन हर पल गतिमान रहें, हर पल हम आगे बढ़ने की बात करें, हर पल हम गतिशील रहें, इसलिए हम उसको शामिल किया। अच्छा, ये जब राष्ट्रध्वज की बात होती है तो उसके अपने कुछ नियम भी बनाए गए थे कि ये हमको कब फहराना चाहिए, कब इसको नहीं फहराना चाहिए, और इस पे कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए, 15 अगस्त 1947 को हम राष्ट्रीय आंदोलन का जो त्याग बलिदान का पहलू है उसके बहुत पड़ोस में थे। यानी
शहीदों की चिताओं की राख अभी ठंडी नहीं हुई थी और हमें स्वाधीनता मिली थी। हमें पता है कि स्वाधीनता के ऐन वक्त पर हमने विभाजन की विभीषिका का सामना किया। जी। बाद के वर्षों में हमने जल प्लावन, बाढ़, सूखे और पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर जाने वाले आत्मसंघर्ष को भी देखा, किया। ऐसा संघर्ष जो देश के हर नागरिक का संघर्ष है। और तब जाके ये दिन आया है आज, लगभग 80 बरस जब हमारी स्वाधीनता को होने को आए हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज के साथ व्यवहार करने का जो कायदा 1943 में स्थिर किया गया था और उचित ही स्थिर किया गया था, उस कायदे में तनिक संशोधन की आवश्यकता थी, जो धीरे धीरे हुआ है। क्योंकि नई पीढ़ी को राष्ट्रीय ध्वज की इयत्ता से, उसके महत्व से जोड़ने के लिए तनिक दोस्ताना संबंध बनने देना होगा झंडे के साथ। जी 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 जी। हमने जो अनुशासन माना है राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में, नई पीढ़ी को उससे कुछ कम अनुशासन मानना पड़े, इसलिए वो नियम बनाए गए हैं। सूर्योदय के बाद फहराया जाए और सूर्यास्त के पहले हटा लिया जाए। ध्वज का किसी भी किस्म का कोई अवमूल्यन देश का नागरिक स्वप्न में भी नहीं करना चाहेगा, लेकिन कुछ तो नियम संहिताएं हमको बनानी होंगी और धीरे धीरे नई पीढ़ी के साथ उन नियम संहिताओं को थोड़ा ढीला करना होगा, ताकि वो ध्वज सभी को, समाज के विभिन्न संस्तरों पर रहने वाले समस्त नागरिक समाज को अपना लगे वो ध्वज। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। इन्होंने कहा कि राष्ट्र ध्वज जो हर व्यक्ति को लगे कि ये मेरा है। इसलिए जो पहले 1947 में हमने ये तय किया था कि सूर्योदय पे हम उसको फहराएंगे और सूर्यास्त से पहले हम उसे सम्मानपूर्वक, बिल्कुल सावधान की मुद्रा में उसे उतारेंगे राष्ट्रध्वज को। और राष्ट्रध्वज से जुड़ी बहुत सारी बातें थी, लेकिन अभी वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी ये चाह रहे थे कि भारत का हर वर्ग, भारत का हर युवा, भारत का हर छात्र, भारत का हर बालक अपने ध्वज से जुड़े, राष्ट्र ध्वज से जुड़े। इसीलिए भारत सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका नाम है हर घर तिरंगा। और यही कारण है कि हर घर तिरंगा में घरों पे एक साथ ध्वज लहरा उठे। तो निश्चित रूप से हम जो एक मानक तय कर चुके थे तब तक, वो तो शायद अभी हम नहीं वो कर पाते, इसलिए थोड़ी सी निश्चित रूप से ढील दी गई है। लेकिन फिर भी राष्ट्र ध्वज का जो सम्मान है वो राष्ट्र का सम्मान है और राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। तो राष्ट्र ध्वज भी हमारे लिए सर्वोपरि है, हमें ऐसा ही मानना चाहिए। हर घर तिरंगा का जो ये आयोजन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हर घर तिरंगा एक बहुत दूरदृष्टि संपन्न, बहुत समावेशी, बहुत उदार और अंततः ध्वज के साथ नागरिक के संबंध को यत्किंचित अनौपचारिक बना देने वाला, घरेलू बना देने वाला, मित्रवत बना देने वाला आयोजन है। और इस आयोजन में किसी भी तरह के मतवाद से दूर होकर के हमको शामिल होना चाहिए। हर घर में तिरंगा फहरे, वर्क स्टेशंस पे तिरंगा लहराया जाए, हमारे काम काज के औजारों के ऊपर, जैसे हमारे गिरी शिखरों पर, हमारे संस्थानों पर, हमारी गोपनीयताओं पर, हमारी सार्वजनिकताओं पर, हमारे खेतों खलिहानों में, हर जगह पर उपयुक्त स्थान और उपयुक्त समय पर हमारा ध्वज लहरा जाए। इससे खूबसूरत बात भला क्या होगी। और इस दिशा में विनियमन करके, कानून बनाकर, प्रचार प्रसार करके, लोगों को जागरूक बना करके, लोगों को तनिक मोटिवेट करके, तनिक खींच के उठा करके ले आना एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। और इसमें हर नागरिक को अपनी सरकार के साथ, अपने समाज के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। क्या बात है। हमें याद है कि जब हम लोग विद्यालय जाया करते थे तब 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्र ध्वज लहराया जाता था। जब हमारे कोई राष्ट्रीय स्तर के जो नेता होते थे, प्रतिनिधि होते, जब उनका देहावसान होता था तो राष्ट्र ध्वज आधा झुका दिया जाता था उनके सम्मान में, उनके उस समर्पण के लिए, उस याद के लिए। तो हमने वो दिन भी देखा है। लेकिन बाद में अभी पूरे भारतवर्ष में, जैसा कि वेमेश जी कह रहे थे, हम लोगों ने तिरंगा को सार्वजनिक रूप से, इन्होंने कहा सबके लिए उपलब्ध कराने की बात हुई है। और यही कारण है कि ये जो हर घर तिरंगा कार्यक्रम है, जिसमें हर विद्यालय में,
हर घर में, हर सार्वजनिक स्थानों पे, और इन्होंने यहाँ तक कहा कि जो ऐसे स्थान जहाँ पे हमारा जाना वर्जित है वहाँ भी। और अभी आप देख रहे होंगे, हमारे जो दर्शक हमें सुन पा रहे हैं, व्योमेश जी को सुन पा रहे हैं, वो देख रहे होंगे कि अभी जितने हमारे रेलवे स्टेशंस हैं, जितने विश्वविद्यालय हैं, उसमें खूब ऊंचा हम झंडा फहरा रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि इसके प्रति, इसके बारे में लोगों में क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे, सरकार क्या चाहती है? देखिए, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की सैन्य शक्ति, भारत के नागरिक का आत्माभिमान, भारत की मेधा का पूरी दुनिया में एक तरह से फैल जाना और भारत के नागरिक की महत्वाकांक्षा, उसने वो रूप लिया है कि हमारा झंडा और ऊंचाई पर जाए और प्रशस्त होकर के दिशाओं दिगंतों में फहरे। तो उसी आकांक्षा ने भौतिक स्वरूप लिया है लंबे लंबे बड़े बड़े झंडों में। अब आप देखिए कि उससे माहौल कैसा बनता है। एक 5 वर्ष का शिशु है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के यशस्वी आलोचक हैं, कहे गए हैं कि अर्थ ग्रहण से पहले बिंब ग्रहण अपेक्षित है। क्या बात है। जो बच्चा अपने बचपन के फोटो फ्रेम में अपनी याद के एक तिरंगे को लहराता हुआ देखता है, हम सबको पता है कि वो तिरंगे का मतलब अभी नहीं जानता जी, वो धीरे धीरे जानेगा, लेकिन ये बिंब उसकी चेतना में स्थायी जगह बना लेगा। एक प्रशस्त तिरंगा आसमान को चूमता हुआ, लहराता हुआ हवाओं की संगत में बचपन में देखा गया एक ऐसा फोटो इमेज है जिसको हम कभी भी अपनी याद से मिटा नहीं सकते। और धीरे धीरे झंडे से जुड़े हुए, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए, देश की उन्नति से जुड़े हुए, देश के सम्मुख आने वाली चुनौतियों के बारे में जानते हुए हम झंडे के और करीब जाते जाएंगे। तो पहले तो हमको दिखना होगा, पहली चीज़ है। बिल्कुल सही व्योमेश जी ने कहा। और जो राष्ट्र ध्वज है वो राष्ट्र की शक्ति है, और हम उस बालक के मन में, उस काल से हम अगर उसके मन में ये अवचेतन में, चेतन में ये डालें कि राष्ट्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है, राष्ट्र ध्वज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आइए इन शब्दों के साथ, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा भारतवर्ष, हमेशा रहा है, आगे भी रहेगा, और हमारा राष्ट्र ध्वज लहराता रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ व्योमेश जी स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम।